तेजस चुपके से अपने घर लौटा और देखा कि दो राज अब भी अपने बिस्तर पर चुपचाप साधना कर रहा था। वह अपनी पवन भेड़िया परिवर्तन साधना में पूरी तरह से डूबा हुआ था। तेजस ने अपने बिस्तर पर बैठते ही रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को सक्रिय किया ताकि उस पवन भेड़िया रक्तरेखा शक्ति का हिस्सा जिसे उसने अभी अभी अवशोषित किया था उसे प्रोसेस कर सके। आज का यह प्रयोग तेजस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे यह पता चल सकेगा कि वह अपनी साधना की बाधाओं को पार करके उच्चतर लोकों तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ सकता है या नहीं। अगर यह सफल रहा तो उसकी भविष्य की साधना में बहुत लाभ हो सकता था। प्रयोग के दो पहलू थे। पहला यह कि क्या वह पवन भेड़िया की रक्तरेखा शक्ति को अवशोषित करने के बाद अपनी बाधा को तोड़ सकता है। दूसरा यह देखना कि क्या तीसरे अंक का पवन भेड़िया, जिसकी रक्तरेखा शक्ति उसने अवशोषित की थी, अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकता है या उसे हमेशा के लिए खो देगा। ये दोनों ही पहलू उसकी भविष्य की साधना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले थे। तेजस पहले से ही तीसरे क्रम के शिखर पर पहुंच चुका था और तीसरे क्रम के पवन भेड़िए की रक्तरेखा शक्ति को अवशोषित करने के बाद बाधा की अनुभूति स्पष्ट हो गई थी। हालांकि जब उसने फिर से रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को सक्रिय करने की कोशिश की तो उसे लगा कि वह बाधा कहीं गायब हो गई है। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसे लगा कि रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की ढीली हो चुकी बाधा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा फिर से कसी जा रही है, जिसे वह आगे बढ़ने में असमर्थ था। इस बाधा ने तेजस को निराश कर दिया। अगर चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने कल्पना की थी तो यह उसके लिए एक बड़ा झटका होगा। साधना के इस स्तर पर अटके रहने का मतलब था कि भविष्य में उसकी प्रगति धीमी हो सकती थी। उसे अब किसी दूसरे रास्ते की तलाश करनी थी। वह धैर्यवान बना रहा और चुपचाप रहस्यमय स्वर्ग तकनीक से ऊर्जा का संचार करता रहा। धीरे धीरे उस रक्तरेखा शक्ति को अवशोषित और आत्मसात करने लगा। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे सघन होती गई और हालांकि इससे उसे एक नए स्तर पर पहुंचने में मदद नहीं मिली, लेकिन उसके भीतर की ऊर्जा अब अधिक ठोस महसूस हो रही थी। इसी समय तेजस ने देखा कि पवन भेड़िए से संबंधित रक्तरेखा छाप भी मजबूत हो रही थी। इसका अर्थ था कि वह अब अधिक शक्तिशाली वायु ब्लेड को संघनित करने में सक्षम हो जाएगा। पहले जब वह रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का उपयोग करके इस छाप को सक्रिय करता था तो उसमें पवन भेड़िया की ऊर्जा के कुछ निशान होते थे। अब यह परिवर्तन और अधिक स्पष्ट हो रहा था। प्रारंभ में तेंदुए के फ्लैश और पवन भेड़िए की रक्तरेखा शक्ति को अवशोषित करने के बाद तेंदुए की रक्तरेखा छाप भेड़िए की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी, जिसके कारण बेहतर प्रभाव मिलते थे। इसे 10 मीटर के दायरे में प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता था और इसका प्रदर्शन उत्कृष्ट था। दूसरी ओर पवन ब्लेड की कुछ अच्छी शक्ति थी, लेकिन वे बहुत विशेष नहीं थे। आज तीसरे क्रम के पवन भेड़िया की रक्तरेखा शक्ति को अवशोषित करने के बाद पवन ब्लेड रक्तरेखा छाप मजबूत हो गई। जब उसने रक्तरेखा छाप को सक्रिय करने के लिए रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का उपयोग किया तो पवन भेड़िए की आभा अधिक ठोस हो गई और पवन ब्लेड काफी अधिक शक्तिशाली हो गए। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वे एक तीसरे क्रम के पवन भेड़िया द्वारा उपयोग किए जाने पर समान शक्ति स्तर तक पहुंच सकते हैं। तेजस ने चुपचाप अपनी ऊर्जा को आत्मसात किया और अपने भीतर हो रहे परिवर्तनों को महसूस किया। अंततः उसने अपना पहला निष्कर्ष निकाला। इस बिंदु तक उसे विश्वास था कि रहस्यमय स्वर्ग तकनीक राक्षसों की रक्तरेखा शक्ति को अवशोषित करके उसे सशक्त बना सकती है। इस अवशोषण प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का हिस्सा बन जाती है, जिससे उसकी साधना की गति बढ़ जाती है। साथ ही रक्तरेखा के भीतर की विशेषताएं भी रक्तरेखा छाप बनाती हैं, जिसे उसे रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के माध्यम से उन रक्तरेखा छापों द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। यह अनोखा परिवर्तन शायद उसकी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की खासियत थी। दूसरे शब्दों में, इन रक्तरेखा छापों का निर्माण करके वह एकमात्र व्यक्ति था जो विभिन्न राक्षस जातियों से संबंधित क्षमताओं का उपयोग कर सकता था। यह उसकी साधना में एक नई दिशा की ओर इशारा करता था। इसके अलावा उसकी पिछली सोच सही दिशा में जा रही थी। यदि वह इस दुनिया की सीमाओं को पार करना चाहता था और अपनी अड़चन को तोड़ना चाहता था तो राक्षसों की रक्तरेखा शक्ति को भस्म करना ही एकमात्र रास्ता था। उसने पहले भी इस अड़चन के कम होते हुए महसूस किया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था
कि उसकी सफलता में मुख्य बाधा यही थी कि उसने पर्याप्त ऊर्जा का सेवन नहीं किया था। तेजस का लक्ष्य तीसरे क्रम का पवन भेड़िया था, जिसकी रक्तरेखा ऊर्जा की तीव्रता तीसरे क्रम की उसकी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक जितनी भी नहीं थी। इस स्थिति में उसे इस आयाम के दमन से बचने और आगे बढ़ने का स्पष्ट रास्ता मिल गया था। चौथे क्रम के पवन भेड़िए की रक्तरेखा शक्ति को निगलना। यदि वह उच्च क्रम के राक्षस की रक्तरेखा शक्ति को अवशोषित कर लेता तो उसकी आभा अस्थायी रूप से उस राक्षस के स्तर तक बढ़ जाती। उस समय जब इस दुनिया का दमन कम हो जाता तो वह अपनी अर्जन को तोड़ सकता था और चौथे क्रम तक पहुंच सकता था। इसके अलावा उसे दृढ़ विश्वास था कि तीसरे क्रम से आगे की सफलताएं भी इसी तरह से प्राप्त करनी होंगी। अब उसके पास अपनी साधना के लिए एक स्पष्ट दिशा और लक्ष्य था। अगला कदम था चौथे क्रम के पवन भेड़िए को ढूंढना और उसकी रक्तरेखा शक्ति को अवशोषित करने का प्रयास करना। चौथे क्रम का पवन भेड़िया विंड वुल्फ टाउन में आम नहीं था, लेकिन एक अपवाद था, आदित्यराज। वह तेजस के घर में ही था। आदित्यराज का वंश चौथे क्रम के पवन भेड़िए का था, जो उसे इस नगर के जागीरदारों में सबसे शक्तिशाली बनाता था। प्रयोग के अगले चरण में यह देखना था कि क्या तीसरे क्रम का भेड़िया, जिसकी रक्तरेखा शक्ति तेजस ने पहले अवशोषित की थी, अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकता था। यदि वह ठीक हो गया तो तेजस चौथे क्रम के भेड़िए को खोजने की तैयारी कर सकता था, लेकिन अगर वह अपनी ताकत वापस पाने में असफल रहा तो तेजस को कुछ समय के लिए चुप रहना पड़ता। कबीले के सदस्यों का रहस्यमय तरीके से रक्तरेखा शक्ति खोना निश्चित रूप से विंड वुल्फ कबीले के बीच संदेह पैदा करेगा। ऐसी एक घटना को एक अजीब लेकिन महत्वहीन घटने रूप में देखा जा सकता था, लेकिन अगर यह दूसरी बार हुआ, खासकर किसी चौथे क्रम के राक्षस के साथ, तो कुछ गड़बड़ होने का शक पक्का हो जाता। नई ऊर्जा और संकल्प के साथ तेजस ने मेहनत से रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की साधना जारी रखी। भले ही वह अभी बाधा को पार नहीं कर पा रहा था, लेकिन साधना में उसके व्यापक अनुभव ने उसे एक ठोस नींव बनाने का महत्व सिखाया था। जब सफलता का सही समय आएगा तो वह बिना किसी रुकावट के हासिल होगी। इस समय अपने आधार को मजबूत करने से उसकी भविष्य की साधना यात्रा और भी आसान हो जाएगी। अगले कुछ दिनों में तेजस और अन्य 5 छात्रों ने आदित्यराज के साथ सीखने और प्रशिक्षण की अपनी दैनिक दिनचर्या जारी रखी। सुबह का समय ज्ञान अर्जित करने के लिए समर्पित था, जबकि दोपहर का समय विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और इसके विभिन्न रूपों का अभ्यास करने के लिए आरक्षित था। इस नए जीवन में वे सभी काफी संतुष्ट थे, जो गुलामों के रूप में उनकी पिछली कठिन जिंदगी से बिल्कुल विपरीत था। हिमांशी के कभी कभी उदास मूड के बावजूद उसने अपने प्रशिक्षण और सीखने के सत्रों के दौरान असाधारण समर्पण दिखाया। कुछ समय बाद सभी छात्रों की जन्मजात प्रतिभाएं उभरने लगीं। राज भाई बहनों में एक राज की प्रतिभा अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली थी, जबकि 2 राज और 3 राज ने बेहतर क्षमता दिखाई। प्रतिभा के मामले में वे हिमांशी से थोड़े पीछे थे। हिमांशी कुछ दिनों के मार्गदर्शन और अभ्यास के बाद पवन भेड़िया परिवर्तन में इस बिंदु तक पहुंच गई थी कि वह आंशिक रूप से पवन भेड़िया में बदल सकती थी। हालांकि वह अभी तक पवन ब्लेड प्रकट नहीं कर सकती थी, लेकिन उसका सुधार इतना तेज था कि आदित्यराज को भी उसकी प्रशंसा करनी पड़ी। तेजस की स्थिति बाकी लोगों से कुछ अलग थी। आदित्यराज को हैरानी हुई जब उसने देखा कि तेजस की हवा की धारें पहले से बड़ी और ताकतवर हो गई हैं। हालांकि तेजस हवा के भेड़िए के रूप में बिल्कुल भी रूपांतरित नहीं हो सका। आंशिक रूप से परिवर्तन की तो बात ही छोड़िए, वह एक भी भेड़िए का बाल नहीं बना सका। इससे आदित्यराज की जिज्ञासा बढ़ गई, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। इसके बावजूद उसने तेजस को हवा की धाराओं को नियंत्रित करने की कुछ अतिरिक्त तकनीकें सिखाईं। पिछले कुछ दिनों में तेजस का प्रयोग पूरा हो गया था। हर रात वह चुपचाप उस भेड़िया राक्षस की तलाश में निकलता, जिसकी रक्तरेखा शक्ति उसने अवशोषित की थी। पहले 2 दिनों में उसे कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन तीसरे दिन उसने उस भेड़िया राक्षस को दूर से देख लिया। भेड़िया राक्षस तेजस के पहले हमले की तुलना में काफी कमजोर दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब से देखने पर तेजस ने पाया कि उसकी रक्तरेखा शक्ति आंशिक रूप से वापस आ गई थी और धीरे धीरे ठीक हो रही थी। यह तथ्य कि वह पिछले 2 दिनों से गायब था, इस ओर इशारा करता है कि वह संभवतः अपनी रक्तरेखा शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए आराम कर रहा था।
तेजस द्वारा भस्म की गई रक्तरेखा शक्ति आराम के माध्यम से पुनः प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन इसमें समय लगता। भेड़िया राक्षस के लिए यह शायद किसी अचानक आई बीमारी जैसा था जो कुछ दिनों के आराम के बाद ठीक हो गई।